Welcome back to AK Do Wives. Today we are doing the chapter Genetics, some basic fundamentals, which is a part of basic biology. So let's begin the chapter. Whenever a child is born, the family members usually start resembling the child appearance as to whom or he or she resembles more. कभी भी एक बच्चे का जब जन्म होता है तो फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो कंपेयर करने लगते हैं उसके अपीयरेंस को कि वो किससे ज़्यादा मिलता है, उसके जो अपेरेंट्स हैं वो किससे ज़्यादा मिलते जुलते हैं. ऑल्दो दिस ऑल दो अ मैटर ऑफ चांस इज गवर्न बाय सर्टेन लॉ. ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये सर्टेन लॉज इसे गवर्न करते हैं या कंट्रोल करते हैं. इस चैप्टर के अंदर कुछ फंडामेंटल्स जो है ऑफ जेनेटिक्स के बारे में हम पता करेंगे, जैसे कि जिसमें कि मेंडल के लॉ है ऑफ इनहेरिटेंस. और इन ऑर्डर टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड, अगर आपको मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के बारे में अच्छी तरीके से समझना है तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक जो एस्पेक्ट्स हैं जेनेटिक्स के उनके बारे में पता होना ज़रूरी है. इस चैप्टर के अंदर हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं. और यू विल लर्न अबाउट द क्रोमोजोम्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले वाले चैप्टर में. द जीन्स एंड सम वेरी कॉमन हेरिडिटरी ट्रेड्स. तो यहाँ पर क्रोमोजोम्स के बारे में तो इतना हम नहीं स्टडी करेंगे, बट हाँ जीन्स और जो कॉमनली हेरिडिटरी जो ट्रेड्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर जो आपके जनरेशन टू जनरेशन पास होते जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द टर्म जेनेटिक्स. Yes. So the term genetics is the study of heredity. Genetics is the study of heredity. Heredity means transmission of body features, both similarities and differences from parents to offspring. तो जेनेटिक्स क्या है? हेरिडिटी की स्टडी है. इसका मतलब कि कुछ जो बॉडी के फीचर्स हैं जो जिनका ट्रांसफ़र हुआ है आपके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, एंड द लॉज रिलेटेड टू सच ट्रांसमिशन, और जो भी लॉज हैं इससे रिलेटेड. हेरिडिटी का तो है ही स्टडी, वो जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी है, एंड द लॉज रिलेटेड टू सच ट्रांसमिशन. ठीक है. जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी यानी ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी फीचर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग एंड द लॉज रिलेटेड टू सच ट्रांसमिशन. सिर्फ उसमें हेरिडिटी नहीं आते, मतलब सिर्फ ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी फीचर्स के बारे में ही हम नहीं पढ़ते हैं, बल्कि साथ के साथ जो लॉज उससे जुड़े हुए हैं, इन ट्रांसमिशन से जुड़े हुए हैं, इस ट्रांसफ़र से जुड़े हुए हैं, जो भी बॉडी फीचर्स हम देख रहे हैं, सिमिलैरिटीज़ या डिससिमिलैरिटी जो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में आ रही है, उनके बारे में भी हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं. अब सबसे पहले अगर हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो नेम जो सबसे पहले क्लिक करता है वो है आपके ग्रेगोर मेंडल का. ग्रेगोर मेंडल जो हैं एक ऑस्ट्रेलियन मॉन्क थे और इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन की इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स. ठीक है जी. अब ग्रेगोर मेंडल जो है ये एक पीजेंट फैमिली यानी कि फार्मर्स की फैमिली में बॉर्न हुए थे. अर्ली एजुकेशन उन्होंने मोनेस्ट्री में ही ली. लेटर इन्होंने साइंस और मैथमेटिक्स की स्टडी की है और यूनिवर्सिटी ऑफ वेना से. ये टीचर बनना चाहते थे पर लक ने इनका साथ नहीं दिया और ये फेल हो गए एग्ज़ाम में. उसके बाद इन्होंने क्या किया कि पर बाद में जो इन्होंने काम किया उसने इनको टीचर ऑफ टीचर्स बना दिया है भाई, है ना. ही हैड रिटर्न टू हिज मोनेस्ट्री. इसके बाद जब वो फेल हो गए अपने एग्जाम्स में तो उन्होंने अपने मोनेस्ट्री में वापस आए. वहाँ पर एक रेस्ट ऑफ द लाइफ उन्होंने अपनी वहीं पर बिताई. मोनेस्ट्री हैड अ लवली गार्डन विच सेटिस्फाइड हिज अर्ज टू अंडरस्टैंड सम सीक्रेट्स ऑफ नेचर रिगार्डिंग द इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन फीचर्स इन गार्डन पी. अब ये जो मोनेस्ट्री है जिस मोनेस्ट्री में ये रहते थे जहाँ पर एजुकेशन उन्होंने ली थी, तो वहाँ पे एक प्यारा सा गार्डन था. वहाँ पर जो पी थे, गार्डन पी, उस पर ही इन्होंने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जो हैं अपने वो कंडक्ट किए हैं. हिज फाइंडिंग्स आर नाउ कॉल्ड एज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. और अब जो इनकी फाइंडिंग्स हैं, जो भी इन्होंने काम किया है, उन सबको क्या कहा जाता है? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से इसे जाना जाता है. ठीक है. ओके. सो अब हम बात कर लेते हैं हेरिडिटी के बारे में. अभी हमने बात की जेनेटिक्स में, क्या बात कर रहा था कि जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी है. तो हेरिडिटी का मतलब क्या है? द टर्म हेरिडिटी मे बी डिफाइंड एज ट्रांसमिशन ऑफ, क्या है? एक हेरिडिटी जो टर्म है उसका मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. जो जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिशन या ट्रांसफ़र होना टर्म हेरिडिटी कहलाता है. ठीक है.
कोई भी जेनेटिकली बेस्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जब वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, उनका ट्रांसमिशन होता है, उसे हेरिडिटी कहा जाता है। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं कैट प्रोड्यूस कैट एंड नॉट डॉग्स। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर मेंशन की हुई है, देखो आप, लाइक बिगेट लाइक, इट मीन्स दैट यंग वंस लुक लाइक देयर पेरेंट्स। लाइक बिगेट लाइक मीन्स कि जो यंग वंस हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखते हैं, है ना। जैसे कैट है, अगर वो उसका यंग वन देखोगे आप तो वो कैट की तरह ही तो दिखता है। तो कैट क्या प्रोड्यूस करती है? कैट ही करती है, डॉग तो नहीं करती। मैंगो का सीड जब जर्मिनेट करते हो तो मैंगो ट्री ही बनता है ना, नीम का तो नहीं बनता। ह्यूमन जब बर्थ देते हैं तो वो ह्यूमंस को ही देते हैं ना, एप्स को तो नहीं देते हैं, है ना। उसी तरीके से इवन तो जो कर्ड के जो बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस जिसे हम कहते हैं, तो वो भी जब क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो वो भी किसी सेम तरीके के बैक्टीरिया को जन्म देते हैं, ना कि डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, एक ही तरीके के। यानी कि जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया में ही मल्टीप्लाई होता है या कंटिन्यू करता है अपने जनरेशन को, ठीक है, ना कि दूसरे तरीके के बैक्टीरिया में। अच्छा, अब यहाँ पे एक और लाइन यहाँ पे मेंशन की हुई है कि लाइक बिगेट लाइट, येस, एज वी हैव सीन इन दिस लाइन। इस लाइन में भी हमने देखा कि लाइट बिगेट लाइट, है ना। बट यहाँ पर क्या लिखा है? लाइक बिगेट लाइक, येट देयर आर वेरिएशंस। भाई लाइक बिगेट लाइक, है ना, जो आप जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस को ही जन्म देंगे, फिर भी हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। अब क्या है ये? ऑल ऑर्गेनिज्म, वेदर एनिमल्स, plants or microorganism, they produce their own kind through reproduction। रिप्रोडक्शन के थ्रू, चाहे एनिमल्स की बात करूँ, चाहे मैं प्लांट्स की बात करूँ, चाहे मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करूँ, वो रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने ही तरीके के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। बट द ऑफस्प्रिंग्स आर नेवर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। पर ये जो ऑफस्प्रिंग हैं वो कभी भी पेरेंट्स से बिल्कुल आइडेंटिकल तो नहीं होते ना। आपका जो फीचर्स है, आपका जो चेहरा है वो बिल्कुल मम्मी पापा की तरह है क्या? नहीं, उसमें वेरिएशंस है ना, कुछ डिफरेंसेस होंगे। हाउस एवर स्मॉल इट मे बी बट इट इज़ फाउंड, ठीक है, कितने भी छोटे क्यों ना हो डिफरेंसेस, पर होते ज़रूर हैं, ठीक है, वेरिएशन देखने को मिलते हैं। लाइक बिगेट लाइक, बिल्कुल, मतलब अगर ह्यूमन बर्थ दे रहा है तो ह्यूमन को ही देगा, कैट देगी तो कैट को ही देगी, बट कुछ ना कुछ वेरिएशन बिल्कुल उसमें दिखेंगे, चाहे वो छोटे से छोटे क्यों ना हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वेरिएशन इन पॉपुलेशन। ओके, ह्यूमन बीइंग्स एज अ स्पीशीज शेयर मेनी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स अमंग देमसेल्व्स विच आइडेंटिफाई द स्पीशीज। अब ह्यूमन बीइंग्स एज अ स्पीशी अगर हम देखें तो बहुत सारे ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें, उनके अंदर, जिनसे कि उनकी स्पीशी को मतलब कैरेक्टराइज किया जा सकता है या आइडेंटिफाई किया जा सकता है ना। येट, जैसे कि हमको क्या कहा जाता है, अगर हम अपना साइंटिफिक नेम कहें तो होमो सेपियंस हमें कहा जाता है, ह्यूमन बींग्स को, ओके। येट द वेरियस रेसेस और ट्राइब्स लुक डिफरेंट इन सेवरल फीचर्स। फिर भी जो अलग अलग तरीके के रेसेस हैं या ट्राइब्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे भूटिया हम बोल देते हैं, है ना, भूटिया ट्राइब जो होती है, तो जो अलग अलग तरीके की ट्राइब्स होती है फिर भी उनमें वो अलग तरीके से दिखते हैं ना, उनके फीचर्स थोड़े डिफरेंट होते हैं ना। Even within the same race or tribe, the individual member in the population show differences। सेम ट्राइब या सेम रेस में भी जो इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं उस पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंसेस शो कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर, विद इन अ फैमिली मेंबर्स शो डिफरेंसेस इन बॉडीली फीचर। सिर्फ ट्राइब्स में ही बात नहीं होती, अगर फैमिली में भी हम बात करें तो उन मेंबर्स के बीच में भी तो डिफरेंस दिखने को मिलता है ना। आपकी फैमिली के अंदर क्या सबके चेहरे एक जैसे हैं, सबके फीचर्स एक जैसे हैं? नहीं, सबके फीचर्स में कुछ ना कुछ वेरिएशन होगी ना, है ना। तो दी स्मॉल डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशी आर कॉल्ड वेरिएशन। इसी स्मॉल डिफरेंस को जो कि हमें दिखाई देता है एक इंडिविजुअल में जो कि सेम स्पीशी का है, उसे ही हम वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। दी स्मॉल डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशी इज कॉल्ड वेरिएशन। ओके, सो द सेम इज़ ट्रू फॉर एनिमल्स ऑल्सो। अब जैसे हम ह्यूमन्स की बात कर रहे हैं वैसे ही एनिमल्स में भी सेम ही है। वी कीप पेट्स लाइक डॉग्स और कैट्स और डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे कि काऊ हो गया, बफेलो हो गया। देर आर सो मैनी ब्रीड्स ऑफ ईच वन ऑफ देम एंड इवन इन द सेम ब्रीड देर आर माइनर डिफरेंस इन वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल्स। कितने सारी ब्रीड्स हैं उनमें, फिर भी अगर सेम ब्रीड की भी बात करूँ मैं तो कितने छोटे छोटे डिफरेंसेस या वेरिएशन उनके इंडिविजुअल में देखने को मिलता है ना। अच्छा, अब पिछले वाले ये जो यहाँ पे स्टेंजा था या पैरा था, यहाँ पर हमने दो टर्म पढ़े, एक तो थे कैरेक्टर, एक तो था ट्रेट, है ना। तो क्या कैरेक्टर और ट्रेट सेम है? क्या इन दोनों को सेम ही नेम से रेफर कर रहे हैं यहाँ पर जैसे, तो क्या ये दोनों सेम है? तो नहीं, कैरेक्टर एंड ट्रेट में थोड़ी सी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं।
एनी इनहेरिटेबल फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अ कैरेक्टर, ठीक है, कोई भी इनहेरिटेबल फीचर है ऑर्गेनिज्म का उसको हम कैरेक्टर कहते हैं, बट उसी का ऑल्टरनेट फॉर्म अगर हम देखें उसी कैरेक्टर का तो उसे हम ट्रेट कहते हैं। सपोज कैरेक्टर की मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे आपका सपोज हेयर का कलर है, ठीक है, सपोज आपका हेयर का कलर है या आपकी स्किन का कलर है, सपोज स्किन का कलर ले लेते हैं, सपोज आपका स्किन का कलर है, तो जो स्किन कलर है वो है आपका कैरेक्टर, बट अब आपकी फैमिली के अंदर कुछ का जो स्किन कलर होगा वो होगा बिल्कुल गोरा, है ना, किसी का होगा थोड़ा सा हल्का डार्क डस्की, है ना, किसी का हल्का डार्क होगा और किसी का ज़्यादा डार्क होगा। तो ये जो अलग अलग आपने इसके ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स देख लिए इस कैरेक्टर के, किसी कोई गोरा है तो कोई हल्का सांवला है और कोई डार्क है कॉम्प्लेक्शन में, तो ये जो ऑल्टरनेट आपने फॉर्म्स देख लिए ना, इन्हें ट्रेड्स कहा जाता है। जबकि एक फीचर को सिर्फ अगर मैं स्किन का कलर देख रही हूँ, एक फीचर है वो जो इनहेरिट होगा आपके पेरेंट्स से आप में, उसे कैरेक्टर कहा जाता है। समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस। यहाँ नीचे भी आपको, अगर आप ये बॉक्स को चेक करो तो इस बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। देखो कलर ऑफ आई अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, और कलर ऑफ आई जो है ब्राउन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है ना भाई, तो ये ट्रेट हो गया। अलग कलर ऑफ आई होता है कैरेक्टर और ट्रेट हो गया ब्राउन और ब्लू, दो फॉर्म्स होते हैं इसमें ऑल्टरनेट फॉर्म्स। हेयर शेप हो गया, हेयर का शेप करली भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, तो हेयर शेप हो गया कैरेक्टर और ट्रेट हो गया करली या स्ट्रेट। आईब्राउज की बात करूँ अगर, तो आईब्राउज जो है वो तो है कैरेक्टर, बट अगर मैं किसी में जो आईब्राउज होंगे वो हैवी होंगे, किसी में बुशी होंगे, किसी में थिन होंगे, तो ये हो गया उसका ट्रेड। इसी तरीके से सारे के सारे आपको कैरेक्टर एंड ट्रेड यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। इस टेबल को आप अच्छे से एक बार रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैरेक्टर और ट्रेड के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं आपका नेक्स्ट इज क्रोमोजोम्स के बारे में। देखो अब क्रोमोजोम्स के बारे में ऑलरेडी हम पिछले चैप्टर में बात कर चुके हैं, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में ही हमने ऑलरेडी क्रोमोजोम के बारे में बात कर ली, बट यहाँ पर भी थोड़ा सा एक बार हम और इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पर क्या दिया हुआ है। ओके सो तो यहाँ पर ये बोल रहा है बेटा कि यू हैव लर्न इन द प्रीवियस लेसन दैट द क्रोमोजोम आर ओनली विजिबल व्हेन अ सेल न्यूक्लियस इज अबाउट टू डिवाइड, है ना, ये हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था कि जब सेल डिवाइड करने वाला होता है भाई क्रोमोजोम तभी हमको विजिबल होते हैं, उससे पहले तो वो क्रोमेटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, है ना, न्यूक्लियस के अंदर। नाउ फोटोग्राफ्स ऑफ डिवाइडिंग सेल न्यूक्लियस कैन बी टेकन थ्रू अ हाई पावर लेंस माइक्रोस्कोप। अब इसकी ये जो डिवाइडिंग न्यूक्लियस है बेटा, इसका फोटोग्राफ हम किससे ले सकते हैं, हाई पावर लेंस माइक्रोस्कोप के थ्रू ले सकते हैं। These photographs are used for artificially arranging the chromosome according to their size। अब इन फोटोग्राफ्स की हेल्प से, ये फोटोग्राफ क्यों लेते हैं हम, इनका काम ये है कि इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली हम अरेंज कर पाते हैं क्रोमोजोम्स को अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड शेप ऑन द चार्ट, ठीक है। एक चार्ट पर उनके साइज और शेप के अकॉर्डिंग आर्टिफिशियली इन क्रोमोजोम्स को हम क्या कर पाते हैं, अरेंज कर पाते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, कैरियोटाइप बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, कैरियोटाइप बोला जाता है, ठीक है। जब हम आर्टिफिशियली क्रोमोजोम्स को अरेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड शेप तो उसे कैरियोटाइप कहा जाता है। ओके, अब फर्दर यहाँ पे देख लेते हैं कि जो क्रोमोजोम का नंबर है ना, क्रोमोजोम का जो नंबर है बेटा इज कांस्टेंट फॉर ऑल द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशी। एक पर्टिकुलर स्पीशी में कांस्टेंट होगा। अगर सपोज ह्यूमंस की बात करूं, अगर ह्यूमन में जैसे 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपके अंदर 46 है और आपकी बहन के अंदर 23 हो गए, ऐसा नहीं होगा। कांस्टेंट होगा, एक स्पीशी के अंदर कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होंगे। मतलब अगर आपके अंदर 46 है तो उसके अंदर भी 46 होंगे, आपकी मम्मी के अंदर भी 46 होंगे, आपके दादाजी के अंदर भी 46 होंगे, ठीक है। तो द क्रोमोजोम नंबर इज कांस्टेंट फॉर द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशी एंड ईच बॉडी सेल ऑफ दैट स्पीशी हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम। इसका क्या मतलब है बेटा, ये बोल रहा है कि जो क्रोमोजोम का नंबर है वो एक पर्टिकुलर स्पीशी में सेम होता है। अगर ह्यूमन में 46 है तो 46 ही होगा हर एक ह्यूमन में, ठीक है। अगर मैं आपके डॉग की बात करूँ, जैसे उनमें 78 क्रोमोजोम्स होते हैं, है ना, 78 क्रोमोजोम अगर एक डॉग में, तो बाकी हर एक डॉग में भी 78 क्रोमोजोम्स ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि छोटा डॉगी है तो उसमें कम क्रोमोजोम है और बड़ा डॉगी है तो उसमें ज़्यादा क्रोमोजोम है, नहीं, ऐसा नहीं होता। और उसके साथ के साथ ये बोल रहा है हर एक बॉडी का सेल, हर एक बॉडी का जो सेल है उसके अंदर भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है।
हर एक बॉडी का सेल जो आपकी हर एक सेल जो आपकी बॉडी के अंदर है उसके अंदर भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा। अगर ह्यूमन के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो हर एक सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट हो गए, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है ना ये कि ह्यूमन जो है दे हैव 46 क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम नंबर ऑफ सम अदर कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट्स आर शोन हियर। यहाँ पर देखो ये आपको शो कर रखे हैं ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं अलग अलग उनके एस्कैरिस के दे रखे हैं 2, अनियन का 16, मेज का 20, लायन का 38, टाइगर का 38, डोमेस्टिक कैट का 38 है ना, तीनों का ही सेम हो गया। माउस का हो गया 40, ह्यूमंस का 46, गोरिल्ला का 48, पोटैटो का 48, मोंकी का 54, डॉग का 78, चिकन का 78, क्रेफिश का 200 और कभी कहीं कहीं इंसेक्ट में तो 1000 से भी ज़्यादा आपको क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब ये तो हमने कर ली क्रोमोसोम के बारे में, ठीक है जी। अब क्रोमोसोम्स इन होमोलोगस पेयर्स के बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब ये बोल रहे हैं लुक एट द अबव लिस्टेड केयरफुली। ये आपने अभी जो एक टेबल टाइप की दिखाई मैंने जिसमें आपको अलग अलग क्रोमोसोम के नंबर दे रखे हैं अलग अलग इंडिविजुअल के या स्पीशीज़ के। तो ईच ऑर्गेनिज्म द क्रोमोसोम अकर इन इवन नंबर। आपने नोटिस किया होगा कि हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हर एक में इवन है, किसी में ऑड नहीं है ना। तो इवन है तो इससे क्या पता चलेगा, दिस इज सो बिकॉज दे ऑलवेज अकर इन पेयर। ये क्यों है, क्योंकि ये हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है यानी कि 46 क्रोमोसोम जो है वो पेयर्स में प्रेजेंट हो गए। 46 क्रोमोसोम 23 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, समझ गए। 46 क्रोमोसोम जो है वो 23 पेयर में प्रेजेंट होते हैं। द 2 क्रोमोसोम ऑफ ईच पेयर आर सिमिलर इन साइज एंड शेप। जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं हर एक पेयर का वो सिमिलर होते हैं शेप एंड साइज में, एंड आर डिराइव्ड एज वन ईच फ्रॉम 2 पेरेंट्स। और हर एक में जो पेयर होगा उसमें से एक जो होगा हर एक पेरेंट से आया हुआ होगा। सपोज पेयर है ऐसे, है ना, सपोज पेयर है तो एक जो होगा क्रोमोसोम वो किससे आया होगा, आपके मेल से आया होगा और एक आपका फीमेल से आया होगा, ठीक है, इस तरीके से। ओके, these identical chromosome pair are called homologous chromosome। इन आइडेंटिकल पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को क्या कहा जाता है बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम का ये डेफिनेशन भी पूछा जाता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से हम देख लेंगे इसे। ह्यूमन कैरियोटाइप इज शोन, ह्यूमन कैरियोटाइप आपको नीचे दे रखा है वो अभी हम देख लेंगे। पहले होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम ऑफ द सेम साइज एंड शेप वन ऑब्टेन फ्रॉम ईच पेरेंट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, इसको स्टार मार्क कर लो। क्या है कि a pair of corresponding chromosome of the same shape and size one obtained from each parent। एक पेयर ऑफ corresponding chromosome है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, एक पेयर ऑफ corresponding chromosome है बेटा, ऑफ द सेम शेप एंड साइज, दोनों ही सेम शेप और साइज के होते हैं, और एक एक जिनमें से एक ईच पेरेंट से हमको मिला है, ठीक है। अच्छा, अब कैरियोटाइप कह रहा था, ह्यूमन कैरियोटाइप यहाँ पर 3.2 में ये शो कर रखा है, ये देखो 3.2 में ये इस तरीके से कैरियोटाइप शो कर रखा है इन्होंने। अकॉर्डिंग टू द साइज एंड शेप उन्होंने क्या कर रखा है, आपके क्रोमोसोम को यहाँ पे अरेंज कर रखा है, इसी को कैरियोटाइप कहा जाता है ना। द 2 मेन कैटेगरीज ऑफ द क्रोमोसोम। अब देख लेते हैं हम 2 तरीके के क्रोमोसोम्स। अब हमने क्रोमोसोम के बारे में देख लिया, कैरियर होता है हेरिडिटी का, किस तरीके से होता है ये भी देख लिया, और पेयर ये हमेशा पेयर में प्रेजेंट होता है और होमोलोगस क्रोमोसोम बोला जाता है, इसको क्यों बोला जाता है वो भी हमने देख लिया। अब जो 2 तरीके की कैटेगरीज हैं क्रोमोसोम की वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। जो 2 तरीके की कैटेगरीज है बेटा क्रोमोसोम के अंदर वो है आपके, वन इज ऑटोसोम एंड द सेकंड वन इज सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, वन इज ऑटोसोम एंड द सेकंड वन इज सेक्स क्रोमोसोम। In figure 3.2 you would notice that each one of the chromosome pair numbered 1 to 22 has identical chromosome and these are characterized as autosomes। अब देखो ये कह रहा है कि फिगर 3.2 में आप नोटिस करोगे दैट ईच वन ऑफ द क्रोमोसोम पेयर नंबर्ड 1 to 22। अगर 1 से 22 के पेयर को क्रोमोसोम पेयर को आप नोटिस करो, हैज़ आइडेंटिकल क्रोमोसोम, उनके पास में क्या है, आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स है, एंड दीज आर कैटेगराइज्ड एज ऑटोसोम्स। इनके पास में क्या है, आइडेंटिकल, सेम क्रोमोसोम नहीं बोला, आइडेंटिकल, सिमिलर हो सकते हैं सेम नहीं होंगे, ठीक है बेटा। तो आइडेंटिकल क्रोमोसोम है। अब इन 22 को 1 से लेकर 22 को जो 22 क्रोमोसोम्स हैं जो आइडेंटिकल हैं इन्हें हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। बट द 23rd पेयर, जो 23rd पेयर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये देखो ये 23rd पेयर है, ये और ये फीमेल में ये होगा और मेल में ये होगा, ठीक है, 23rd पेयर। बाकी मेल और फीमेल में सब में 22 पेयर जो होते हैं वो इस तरीके के ही होंगे, जो ऊपर दिख रहे हैं आपको ये पूरे ब्लू में, ठीक है। अच्छा जी, अब ये बोल रहा है कि
इज डिफरेंट एंड इस क्रोमोजोम आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोजोम। ये 23rd पेयर जो है आपका वो डिफरेंट है, और ये क्रोमोजोम को क्या बोला जाता है, सेक्स क्रोमोजोम बोला जाता है, विच आर डिजाइंड डेजिग्नेटेड एज एक्स एंड वाई। द एक्स एक्स पेयर, अब देखो ये क्या होता है, विच आर डिजिग्नेटेड एज एक्स एंड वाई, बट द 23rd पेयर इज डिफरेंट एंड इट्स क्रोमोजोम आर सेक्स क्रोमोजोम। इस 23rd पेयर को हम क्या बोल रहे हैं, सेक्स क्रोमोजोम बोल रहे हैं, विच आर डेजिग्नेटेड एज। अब इसको क्या बोला, इसको किस तरीके से शो किया गया है, एक्स एंड वाई। द एक्स एक्स पेयर जो है, आप नीचे डायग्राम में भी देखोगे, जो एक्स एक्स पेयर है विद सिमिलर पैटर्न्स, पार्टनर इज फाउंड इन फीमेल। ठीक है, एक्स एक्स पेयर जो है फीमेल में शो होता है, जबकि एक्स वाई जो पेयर होता है सिमिलर पार्टनर है उसमें, वो मेल में शो होता है। द वाई क्रोमोजोम ऑफ मेल इज मच स्मॉलर देन द एक्स क्रोमोजोम। और आप ये भी देखोगे डायग्राम के थ्रू, ये देखो यहाँ पर वाई क्रोमोजोम है, ये रहा एक्स क्रोमोजोम, तो आप इसके थ्रू ये भी देखोगे जो वाई क्रोमोजोम है मेल का, वो काफ़ी छोटा है आपके एक्स क्रोमोजोम से। ठीक है, ये तो फीमेल फीमेल है, एक्स एंड एक्स। ये एक्स और वाई जो आपको दिख रहा है, ये आपको देख रहा होगा कि जो वाई वाला है ये क्या है आपका, कंपैरेटिवली एक्स वाले से छोटा है। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली बेटा दो कैटेगरीज की। फर्दर एक और बार इसको थोड़ा हम शॉर्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे हमने इन दोनों को ना शॉर्ट में यहाँ पे मेंशन कर रखा है। देखो, ऑटोजोम्स जो है दे आर अ काइंड ऑफ क्रोमोजोम्स विच डिटरमाइन जनरल बॉडी फीचर्स लाइक कम्प्लेक्शन, हाइट, सीड कलर एट्सेट्रा। ऑटोजोम्स जो होते हैं, जो 22 इन नंबर हैं, है ना। ऑटोजोम्स कितने हैं बेटा आपके, 22। ठीक है, 22 इन नंबर है। तो ये क्या करते हैं, ये क्रोमोसोम डिटरमाइन करते हैं जनरल बॉडी फीचर्स को, जैसे कि आपका कॉम्प्लेक्शन क्या होगा, आपका हाइट क्या होगा, आपकी साइज, सीड का कलर अगर किसी प्लांट में तो क्या होगा। ये सारे के सारे जो जनरल बॉडी फीचर्स हैं, ये ऑटोजोम्स ही आपका डिसाइड करते हैं। ये 22 पेयर होते हैं आपके। ठीक है, जबकि अगर मैं बात करूँ आपके सेक्स क्रोमोजोम्स की, जिन्हें कि आप एलोजोम्स भी कहते हो। ठीक है, सेक्स क्रोमोजोम को हम एलोजोम्स भी कहते हैं। तो दे आर, ये एक ही पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का। हर एक ह्यूमन में क्या होता है, एक पेयर ही होता है। तो दे आर अ काइंड ऑफ क्रोमोसोम दैट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इस तरीके के क्रोमोसोम जो है क्या डिटरमाइन करते हैं, दे डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये हमने शॉर्ट में इन दोनों ही तरीके के क्रोमोसोम जो कैटेगरीज हैं, दो तरीके की क्रोमोसोम की, दैट इज ऑटोजोम्स एंड एलोजोम, जिन्हें सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, उनके बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। सन और डॉटर सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। ओके, द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ स्पर्म दैट फर्टिलाइजेज द एग। अब जो सेक्स होता है बेटा चाइल्ड का, वो डिटरमाइन करता है किस पर, इट डिपेंड्स ऑन अपॉन द काइंड ऑफ स्पर्म दैट फर्टिलाइजेज द एग। किस तरीके का स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज किया है, उस पर डिपेंड करता है सेक्स ऑफ द चाइल्ड। देखो, द एग कंटेन्स ओनली एक्स क्रोमोसोम। एग से तो भाई जो फीमेल का आपका गेमीट है, उसके थ्रू तो भाई जो आपका सेक्स है वो डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके पास दोनों ही एक्स हैं। डिटरमाइन किया जा सकता है तो सिर्फ विद द हेल्प ऑफ मेल गेमीट दैट इज स्पर्म। अब देखो, the egg contain only X chromosome, but half of the sperm released into the genital tract of the female during coitus are X bearing and the remaining half are Y bearing। अब हाफ ऑफ द जो स्पर्म जेनाइटल ट्रैक्ट में जाते हैं फीमेल के, तो वो एक्स बेयरिंग होते हैं, और हाफ जो होते हैं वो वाई बेयरिंग होता है। इट इज़ सिंपली अ मैटर ऑफ चांस और एज टू विच टाइप ऑफ स्पर्म फ्यूजेज विद द ओवम। ये एक तरीके का मैटर ऑफ चांस है कि किस तरीके का जो स्पर्म है वो ओवम के साथ में फ्यूज़ कर जाता है। अगर जो एग है जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है, इज फ्यूज्ड बाय एक्स बियरिंग स्पर्म, अगर वो ऐसे स्पर्म के पास से फ्यूज हो गया जिसके पास एक्स ही है, ठीक है, द रिजल्टिंग कॉम्बिनेशन इज एक्स एक्स विच इज फीमेल, यानी कि डॉटर होगी, है ना। अगर एक्स यानी कि अगर एग यानी कि जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है, वो एक्स बियरिंग स्पर्म के साथ ही फ्यूज हो जाता है, तब तो भाई एक्स एक्स बनेगा आपका रिजल्टिंग कॉम्बिनेशन, है ना। तो फीमेल हो जाएगी, यानी कि डॉटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर एग एक्स है जिसके पास क्रोमोसोम, वो फ्यूज कर जाता है वाई बियरिंग स्पर्म के साथ में, तो जो रिजल्टिंग कॉम्बिनेशन है बेटा वो होता है आपका एक्स वाई, यानी कि मेल। जब एक्स एग जब एग जिसके पास की एक्स क्रोमोसोम है वो फ्यूज़ कर जाता है एक ऐसे स्पर्म के पास साथ जिसके पास वाई है क्रोमोसोम, तब आपका रिजल्टिंग जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक्स वाई बन जाता है, और एक्स वाई यानी कि मेल यानी कि सन होगा। ठीक है, तो इस तरीके जो है आपका सेक्स डिटरमाइन किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम के बारे में फर्दर, कैरियर ऑफ जीन्स, किस तरीके से ये कैरी कर रहा है जीन्स को, इसको हम देखेंगे इसके अंदर। ठीक है,
आपको जो नीचे डायग्राम शो कर रखा है वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर डिटर्मिनेशन आपको आता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, तो उस आंसर के अंदर आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक हो, इस डायग्राम को भी आप ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं क्रोमोसोम्स कैरियर ऑफ जीन्स। ऑल स्पीशीज हैव अ फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। However, the characteristics of species, including physical appearance, body functions, behavior, etc., are not simply the outcome of chromosome number. अब सारे के सारे जो स्पीशीज़ हैं उनके पास में फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, अगर ह्यूमंस के पास में 46 हैं तो 46 ही रहेंगे हर एक ह्यूमन में। अगर गोरिल्ला में 48 है, सो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल रिमेन फिक्स्ड, it will not vary in the species. All species have fixed number of chromosomes. However, the characteristic of species, पर जो characteristics है आपकी species की, including उसका physical appearance हो गया, body functions हो गए, behavior, ये सारे के सारे are not simply the outcomes of chromosome number. ये simply chromosome number की वजह से नहीं होता है ना। ये जो आपको अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देख रही हैं स्पीशीज़ की, इंक्लूडिंग उसका फिजिकल अपीयरेंस हो गया, बॉडी फंक्शन हो गया, उसका बिहेवियर हो गया, ये सिंपली सिर्फ क्रोमोसोम के नंबर की वजह से नहीं होता, बट दीज आर अ रिजल्ट ऑफ यूनिट्स कॉल्ड जीन्स विच द क्रोमोसोम्स कैरी। बल्कि ये किसकी वजह से होता है? दीज आर द रिजल्ट ऑफ यूनिट्स कॉल्ड जीन्स। ये होते हैं जीन्स की वजह से। किसकी वजह से होते हैं? जीन्स की वजह से होते हैं, विच द क्रोमोसोम्स कैरी, जो कि क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं। ठीक है, सिर्फ ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम की वजह से नहीं होता, बल्कि इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ यूनिट ऑफ कॉल्ड जीन्स, जो कि क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं। द लायन एंड द कैट हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि 38, येट वन इज डिस्टिंक्ट, है ना। अब देखो लायन और कैट जो है, इनके पास तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 38, तो ये सेम तो है नहीं, पर फिर भी डिस्टिंक्ट तो है ही फ्रॉम अदर। इन द बॉडी साइज हो गया, या अपेयरेंस हो गया, आपका कलर हो गया, बिहेवियर हो गया, इन सब में क्या है? डिफरेंट है। ऑल सच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर द रिजल्ट ऑफ जीन लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। ये सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो किसकी वजह से होते हैं? जीन की वजह से होते हैं, जो कि क्रोमोसोम पर लोकेटेड होते हैं। ठीक है, तो हमने अभी अभी बात करी कि सारे के सारे स्पीशीज़ के अंदर फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्पीशीज़ के अंदर, चाहे फिजिकल अपीयरेंस है, चाहे बॉडी फंक्शंस है, चाहे बिहेवियर है, वो सिंपली क्रोमोसोम नंबर की वजह से नहीं होता, बल्कि इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ यूनिट कॉल्ड जीन, जो कि क्रोमोसोम कैरी करता है। जैसे लायन की हमने बात की, लायन और कैट के पास में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, फिर भी वो डिफरेंट है। जैसे बॉडी साइज डिफरेंट है, अपीयरेंस डिफरेंस है, कलर डिफरेंस है, बिहेवियर में डिफरेंस है। ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर किसकी वजह से हैं? जीन्स की वजह से हैं, जो कि क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड हैं। कहाँ पर होंगे जीन्स? क्रोमोसोम के ऊपर होंगे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर ये जो आपको जीन और जीनोम की डेफिनेशन दे रखी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, तो आपको करके ही जानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अच्छा जीन्स देख लेते हैं। जीन्स आर स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ अ क्रोमोसोम विच डिटरमाइन द हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। कितनी सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है इन्होंने, कि जीन्स वो स्पेसिफिक पार्ट हैं क्रोमोसोम पर। ठीक है, जीन्स आर द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम विच डिटरमाइन द हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन कर रही है, वो होते हैं जीन्स। जीन्स किसके ऊपर होते हैं? स्पेसिफिक पार्ट एक क्रोमोसोम के, जो कि डिटरमाइन करते हैं हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को। अब बात कर लेते हैं जीनोम की। जीनोम की अगर हम बात करें तो इज़ अ फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, जीनोम इज़ अ फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएनए इंक्लूडिंग ऑल द जीन्स एंड द इंटरजेनिक रीजन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जीनोम क्या है बेटा? एक फुल कॉम्प्लीमेंट है डीएनए का ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक पूरा जीनोम इज़ अ फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएनए इंक्लूडिंग ऑल द जीन्स एंड इंटरजेनिक रीजन्स। जीन भी और इंटरजेनिक रीजन सब कुछ इंक्लूड होता है जीनोम के अंदर। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म का, इसे कहा जाता है जीन। तो आप ये जीन और जीनोम की डेफिनेशन भी साथ के साथ यहाँ पर लर्न करते हुए जाओगे। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जीन्स एंड देयर एलील के बारे में। ठीक है, हम बात कर रहे हैं जीन्स एंड देयर एलील के बारे में। तो ये जो एलील टर्म है, ये एलील टर्म भी नीचे अगर आप यहाँ पर देखो, एलील यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी पूछा हुआ है ये एलील वाला टर्म। तो डेफिनेशन जो है आपको वो सारी की सारी करके जानी है, इस वाले चैप्टर से भी और जो प्रीवियस चैप्टर था उससे भी, क्योंकि डेफिनेशन यहाँ से बहुत पूछी जाती है। अब आता है हमारा पार्ट genes and their allele. Normally every gene has two alternative forms.
नॉर्मली क्या होता है, हर एक जीन का दो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं फॉर अ कैरेक्टर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट इफेक्ट्स। ठीक है, नॉर्मली हर एक जीन का दो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं फॉर अ कैरेक्टर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट इफेक्ट्स। दीज ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स आर कॉल्ड अलील। इन ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स को ही हम अलील कहते हैं। ठीक है, इन्हीं ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम अलील कहते हैं। वो कह रहा है हर एक जीन जो है दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स शो कर रहा होता है, या उसके पास में दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं जो कि कैरेक्टर को ऑफ डिफरेंट इफेक्ट शो कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। दीज ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स आर कॉल्ड अलील्स, या आप इसको यहाँ से इजीली समझ सकते हो। ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, अलील क्या है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है ऑक्यूपाइंग द सेम पोजीशन, सेम पोजीशन पे है पर ऑल्टरनेटिव फॉर्म है उस जीन का। ठीक है, ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम एंड अफेक्टिंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक बट इन डिफरेंट वे। ठीक है, अलील ऑल्टरनेटिव फॉर्म है एक जीन का जो कि सेम पोजीशन पर है होमोलोगस क्रोमोसोम के, और सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट कर रहा है पर कुछ अलग तरीके से, डिफरेंट वे में उसको अफेक्ट कर रहा होता है। इसे कहते हैं अलील। ये इंपॉर्टेंट है बेटा काफ़ी, ये आप याद करते हुए जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, इन द कैरेक्टर ऑफ टंग रोलिंग, ठीक है, देर आर टू पॉसिबिलिटीज़, दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ईदर वन कैन रोल द टंग और वन कैन नॉट। जैसे यहाँ पर आप देखो, जो मेल है, ये बॉय है, ये कर पा रहा है रोल, जबकि फीमेल नहीं कर पा रही रोल, है ना। तो या तो रोल हो सकता है टंग, या वो नहीं होगा, दो केसेस हो सकते हैं। तो ये हैं, ये इसकी किसकी वजह से, ये जो दो पॉसिबिलिटीज़ हो रही हैं किसकी वजह से हो रही है, अलील की वजह से हो रही है बेटा, ये दोनों के दोनों पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, तो यहाँ से आप अलील याद करते हुए जाओगे, नीचे ये डेफिनेशन आपको गिवन है, ये आप याद करते हुए जाओगे। साथ के बाद अब यहाँ पर बात कर लेते हैं डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील। अब अलील की तो हमने बात कर ली, पर डोमिनेंट और रिसेसिव अलील क्या होता है। डोमिनेंट और रिसेसिव अलील, आउट ऑफ द टू अलील ऑफ अ जीन वन इज डोमिनेंट। अब दो अलील है एक जीन के, है ना, जैसे रोल करना है अगर, तो उसके भी दो ऑल्टरनेट फॉर्म है ना, या तो कर सकता है या तो नहीं कर सकता। तो आउट ऑफ टू अलील्स ऑफ अ जीन वन इज डोमिनेंट, है ना, एंड द अदर इज रिसेसिव। भाई एक जो है अलील, वो जो है एक जीन के दो अलील हैं और उनमें से एक अलील जो है वो डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव, यानी कि एक जो है वो अपने को शो कर पा रहा है और दूसरा जो है वो अपने को सप्रेस कर रहा है, वो शो नहीं कर पा रहा, तो वो रिसेसिव हो गया। टू अंडरस्टैंड दिस अगेन टेक द सेम एग्जाम्पल। इसको समझने के लिए हम दोबारा से सेम एग्जाम्पल को ले रहे हैं, टंग रोलिंग का ही। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन रोल देयर टंग इनटू अ ट्यूब प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द माउथ। ट्राई वेदर यू कैन डू इट। Ask your classmate to try the same. Most of them can do it, but a few may not. The gene for tongue rolling is located on a particular pair of chromosomes. That every individual has a pair of it. This gene, this is a role in genetics to represent the dominant gene by a capital letter. So here R for tongue rolling and recessive gene by same, but the small letter like R for non-rolling. Thus a recessive gene one in which is one in the presence of the contrasting gene is not expressed. Thus a recessive gene is one इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग जीन इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड। तो यहाँ पर उसने एग्जाम्पल वही दिया है बेटा, दोबारा से वही बोला है कि लार्ज नंबर ऑफ जो पीपल हैं वो रोल कर सकते हैं अपने उसको टंग को, और अपने क्लासमेट से पूछो कि वो कर सकते हैं या नहीं, आप खुद भी ट्राई करके देखो। तो जो भाई एक्सप्रेस कर पा रहा होगा अपने को, वो होता है आपका डोमिनेंट वाला, है ना। अगर आप कर पा रहे हो सपोज, तो आप डोमिनेंट आर आपका शो हो रहा है, ठीक है, डोमिनेंट है ये अलील। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप में कौन सा जीन है, रिसेसिव जीन है आपके अंदर, कैपिटल ये स्मॉल आ रहा है आपके अंदर। ठीक है ना, इस तरीके से ये इसको समझा रहा है। अच्छा, ये तो हुआ आपका डोमिनेंट और रिसेसिव। अब आप इसकी डिफिनीशन जो आप यहाँ से भी याद कर सकते हो, अगर वहाँ पर आपको डिफिकल्टी हो तो आप यहाँ से याद कर सकते हो इसको। द काइंड ऑफ अलील विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ रिगार्डलेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर अलील फॉर अ गिवन जीन। एक ऐसा अलील जो कि खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है रिगार्डलेस ऑफ, मतलब बाकी अलील का प्रेजेंस होने के बावजूद वो खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है, उसे कहा जाता है आपका डोमिनेंट अलील। ठीक है, अच्छा, अब होता है रिसेसिव अलील, द काइंड ऑफ अलील हुज एक्सप्रेशन इज सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट अलील। यानी कि ऐसा अलील जो कि जिसका एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, यानी कि वो छुप जाता है जब डोमिनेंट अलील का प्रेजेंस होता है, तो ऐसे अलील को हम रिसेसिव अलील कहते हैं। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप यहाँ से इसे बेटर याद कर पाओगे, तो आप डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील को यहाँ से याद कर लो। इसके बाद हम बात कर रहे हैं जीनोटाइप एंड फिनोटाइप की। ठीक है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप की बात कर लेते हैं। द थ्री सिचुएशंस pertaining to any pair of gene as for example in tongue rolling can be as follows। अब यहाँ पर देखो, तीन सिचुएशन हो सकती है बेटा यहाँ पर,
ठीक है, हमने कहा कि डोमिनेंट जो होगा रोलिंग के लिए वो कैपिटल आर होगा और रिसेसिव वाला होगा स्मॉल आर, है ना। ये बात की हमने दो, एक तो कैपिटल आर है और एक आपका है स्मॉल आर। अब या तो दोनों ही कैपिटल आर अगर आपकी सेल में प्रेजेंट है अलील, तो क्या होगा, आप हो होमोलोगस डोमिनेंट, है ना, बोथ डोमिनेंट है तो टंग रोलर हो गया आप। एक आप में कैपिटल है और एक आप में स्मॉल आर है, तो एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, फिर भी आप टंग को रोल कर पाओगे। अगर दोनों ही आर जो है वो रिसेसिव हैं, बोथ रिसेसिव हैं, तो आप नॉन रोलर होगे। यू कैन सी फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल दैट द टंग रोलर हैव टू काइंड्स ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस, आर आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, वेर एज नॉन रोलर्स हैव ओनली वन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। आप ये देख रहे हो कि जो कैपिटल दो तरीके के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। नॉन रोलर्स में क्या है, जो रोलर्स हैं उनके पास कैपिटल या तो दोनों ही कैपिटल है और या तो एक कैपिटल एक स्मॉल है, जबकि नॉन रोलर्स में दोनों ही स्मॉल है। ठीक है, द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस pertaining to the kinds of gene possess are called genotype। जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं बेटा, इन्हीं को जीनोटाइप कहा जाता है। एंड द एक्सप्रेस्ड शोन कैरेक्टर इज कॉल्ड फिनोटाइप। देखो, जो चीज़ें आप आँखों से देखकर बता सकते हो, जो कैरेक्टर्स आप आँखों से देखकर बता सकते हो, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस को देखकर बता सकते हो, दोज कैरेक्टर्स आर कॉल्ड फिनोटाइप। बट जिन कैरेक्टर्स को देखने के लिए आपको जीन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की ज़रूरत पड़े, जैसे यहाँ पर सपोज अगर मैं बोलूँ कि भाई जीनोटाइप, इसका जीनोटाइप बताओ, ठीक है, तो यहाँ पर दो कैपिटल आर आर है ना, बाहर से देखकर मैं ये बोल सकती हूँ कि टंग रोल हो जाएगी, बाहर से देखकर मैं बता सकती हूँ कि ये टंग रोल हो जाएगी, पर मुझे इसका जीनोटाइप नहीं पता होगा। जीनोटाइप पता करने के लिए मुझे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके पता होने चाहिए। ठीक है, जीनोटाइप पता होने के लिए मुझे इसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स पता होने चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर मैं फिनोटाइप की बात करूँ तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि टंग रोलर है, यहाँ पर भी टंग रोलर है, बाहर से देख के ही पता चल जाएगा, और यहाँ पर नॉन रोलर है। बट अगर मैं जीनोटाइप की बात करूँ तो मैं बोलूँगी कि ये वाला जो है ये होमोलोगस है डोमिनेंट, ठीक है, होमोलोगस डोमिनेंट है, ये वाला हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, और ये वाला जो है होमोजाइगस रिसेसिव है। ठीक है, अच्छा, इस जीनोटाइप के लिए हमें जीन्स का पता होना ज़रूरी होता है, ओके, या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस का पता होना ज़रूरी होता है। अब 10 फॉर द फिनोटाइप देर आर टू जीनोटाइप्स। अब इसीलिए फिनोटाइप के लिए हमारे पास में दो तरीके के जीनोटाइप्स होते हैं। होमोजाइगस डोमिनेंट दैट हैज़ सिमिलर पेयर। अब फिनोटाइप के लिए हमारे पास में 10 फॉर द फिनोटाइप देर आर टू जीनोटाइप, इसीलिए फिनोटाइप के लिए हमारे पास दो तरीके के जीनोटाइप होते हैं, एक होता है होमोलोगस डोमिनेंट, एक होता है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट माने कि सिमिलर पेयर होंगे, यानी कि दोनों ही कैपिटल आर होंगे, और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट मतलब डिसिमिलर पेयर होंगे, यानी कि एक कैपिटल होगा और एक स्मॉल होगा, पर एक भी कैपिटल हुआ तो डोमिनेंट माना जाता है ना, एक भी कैपिटल अगर प्रेजेंट हुआ तो डोमिनेंट माना जाता है, इसीलिए इसको डोमिनेंट बोल रहे हैं। बट हेट्रोजाइगस क्योंकि दोनों अलग अलग हैं और यहाँ पर दोनों ही आ रहे हैं, इसलिए होमोजाइगस डोमिनेंट कहा जा रहा है। द जीनोटाइप ऑफ, अगेन आप जीनोटाइप और फिनोटाइप की जो डेफिनेशन है वो आप यहाँ से लर्न कर लोगे, ये ज़्यादा बेटर रहेगी आपके लिए। द जीनोटाइप ऑफ नॉन रूलर इज जस्ट वन सिंगल होमोजाइगस रिसेसिव पेयर स्मॉल आर। तो जीनोटाइप का अगर मैं नॉन रोलर का अगर जीनोटाइप देखूँ, है ना, नॉन रोलर का अगर मैं जीनोटाइप देखूँ तो क्या है, रिसेसिव पेयर स्मॉल आर है उसका। ठीक है जी, ये तो बात कर ली हमने आपके जीनोटाइप एंड फिनोटाइप की। ओके, अब इसके बाद में यहाँ पर पेरेंट टू चिल्ड्रन जो टंग रोलिंग है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे शो कर रखा है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर ये मदर है रोलर, ये फादर भी रोलर है। यहाँ पर जो दो डॉटर्स हैं उनमें से एक जो है वो रिसेसिव है, यानी कि नॉन रोलर है। एक जो है ये जो मेल है आपका सन, ये होमोजाइगस रोलर भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, और वैसे ही फीमेल में होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस दोनों ही तरीके के रोलर हो सकते हैं। अब ऑब्जर्व फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द अबव पेडिग्री चार्ट, मेल्स आर शोन बाय स्क्वायर्स एंड फीमेल्स बाय सर्कल्स। ठीक है, मेल को यहाँ पर किससे शो कर रखा है, आपके मेल को आप देखोगे अगर चार्ट के ऊपर तो स्क्वायर से शो कर रखा है बेटा, और फीमेल को आपको सर्कल से शो कर रखा है। बोथ फादर एंड मदर आर टंग रोलर्स, दोनों ही क्या है, टंग रोलर्स हैं।
ठीक है, रिप्रेजेंट द यूजुअली, देखो वहाँ पर आपको ऊपर डायग्राम में भी शो हो रहा है कि दोनों ही दोनों टंग रोलर्स हैं। आउट ऑफ द 3 चिल्ड्रन बॉर्न 2 कैन रोल, अब 3 चिल्ड्रन जो बॉर्न हुए उनमें से 2 तो रोल कर सकते हैं पर एक नहीं कर सकता। द रिसेसिव ट्रेट आर ऑफ नॉन रोलिंग इज वन ऑफ द चिल्ड्रन कुड हैव कम फ्रॉम नो वेयर एल्स बट द पेरेंट्स। अभी जो आर आया है ना रिसेसिव ट्रेट, ये कहीं से नहीं आया, ये पेरेंट्स में से ही आया है। ठीक है, ये पेरेंट्स से ही आया होगा। द नॉन रोलिंग चाइल्ड इज इन द फैमिली चार्ट विद द जीनोटाइप आर मस्ट हैव रिसीव्ड वन आर जीन फ्रॉम वन पेरेंट एंड अदर आर जीन फ्रॉम द अदर पेरेंट। यानी कि ये कह रहा है ये जो नॉन रोलिंग चाइल्ड है यहाँ पर, ये जो नॉन रोलिंग चाइल्ड है इसके पास जो 2 आर हैं यहाँ पर प्रेजेंट, 2 आर प्रेजेंट है ना, तो एक आर इसका मदर से आया होगा और एक आर इसका फादर से आया होगा, तब जाके यहाँ पर 2 स्मॉल आर रिसेसिव इसको मिले हैं ये। ठीक है, मस्ट हैव रिसीव्ड वन आर जीन फ्रॉम वन पेरेंट एंड वन आर जीन फ्रॉम अदर पेरेंट। ठीक है, इस तरीके से कंक्लूजन इज दैट ईच ऑफ द 2 पेरेंट्स इज हेट्रोजाइगस। इसका मतलब ये है कि हर एक दोनों ही पेरेंट जो हैं वो कैपिटल आर स्मॉल आर शो कर रहे होंगे। यानी कि यहाँ पर मदर जो है ये भी कैपिटल आर स्मॉल आर होगी और फादर जो है ये भी कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। इसीलिए यहाँ पर ये जो आर है स्मॉल आर, इसका स्मॉल आर दोनों ही इस वाली फीमेल को मिल गया है, इसीलिए ये बन गया आपकी रिसेसिव। ठीक है, रिसेसिव मिल गया और इसलिए नॉन रोलर है। इफ़ ऑन द अदर हैंड वन पेरेंट वॉज होमोजाइगस, उसी में अगर ऐसा होता कि एक पेरेंट जो है वो होमोजाइगस है, ठीक है, डोमिनेंट है, तो और अदर जो है वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, देन एवरी चाइल्ड वुड हैव गॉट एटलीस्ट वन डोमिनेंट जीन। अगर ऐसा होता कि एक भाई हेट्रोजाइगस होमोजाइगस है आपका डोमिनेंट और दूसरा जो है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, तो हर एक चाइल्ड जो होता है एटलीस्ट उसमें एक डोमिनेंट जीन ज़रूर प्रेजेंट होता। ठीक है, हर एक में एक डोमिनेंट जीन ज़रूर प्रेजेंट होता। तो ये यहाँ पे कंक्लूजन हो गया। तो यानी कि यहाँ पर दोनों के दोनों क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसीलिए यहाँ पर ये जो ऑफस्प्रिंग है, ये जो गर्ल है, इसमें स्मॉल आर मिल गए। अगर ऐसा होता कि दोनों ही जो पेरेंट हैं दोनों ही पेरेंट जो है अगर वो एक पेरेंट ऐसा होता है कि एक पेरेंट के पास कैपिटल आर है और एक पेरेंट के पास है कैपिटल आर स्मॉल आर, तो हर एक बच्चा जो होता, हर एक जो ऑफस्प्रिंग है आपका, वो कैपिटल आर स्मॉल आर शो करता। इस तरीके से शो होता है ये। ठीक है, इस तरीके का होता। आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और आगे के टॉपिक्स को। आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए AK एडु वाइब्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।